Hello everyone, welcome to Essay Target MPPSC. Here this is Mr. Sunil Rathod. Today I am going to discuss about the seasonal cycle of Earth. साथियों, यहाँ पर हम ऋतु चक्र पृथ्वी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोग आए दिन ये तो देखते रहते हैं, ऑब्जर्व भी किया आप लोगों ने कई सारी चीजें, जैसे कि कहीं हम चले जाते हैं विदेशी यात्रा में या फिर भारत का ही परिभ्रमण करते हैं हम लोग। तो आप लोग एक चीज देखते होंगे, कहीं पर दिन बड़े हो रहे, कहीं पर रातें बड़ी हो रही। और साथ ही साथ में यदि आप एक ही जगह एक ही फिक्स पॉइंट पर भी अगर रह रहे हो और वर्ष पर्यंत अगर एक जगह पर आप रहते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि अब दिन बड़े होने लग गए, अब रातें छोटी होने लग गई है। तो इस प्रकार की चीजें आप आए दिन सुनते रहते हैं। जानेंगे प्रैक्टिकली उसे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दूसरी चीज हमने ये भी देखा होगा आप लोगों ने कि ये जो सीजन चेंज होता है, कब वर्षा ऋतु आ जाती है, कब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, कब आपका बसंत ऋतु, कब आपका शरद ऋतु, इस प्रकार के ऋतुवत परिवर्तन आप लोगों को आए दिन भी देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि आखिर ये सारी घटनाक्रम कैसे होती है और क्यों होती है। उससे पहले हमें एक छोटी सी बात समझना पड़ेगी, और वो होता है कि पृथ्वी के एक्सिस पर या फिर पृथ्वी के सरफेस पर कुछ इमेजिनरी लाइन डिजाइन की गई है, जो आपका हॉरिजॉन्टल भी की गई है और वर्टिकल भी की गई है। वर्टिकल जो की गई है उसको आप लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन या देशांतर रेखा कहते हैं, और जो आपका हॉरिजॉन्टल डिजाइन की गई है उसे आप लोग लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। हमें ये जो मैंने आपको कहा कि दिन रात में परिवर्तन का होना, ऋतुओं का परिवर्तन का होना, यह टोटली डिपेंड करता है आपका अर्थ की अपनी खुद की घूर्णन गति और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण। यहां पर एक बात समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से इंपोर्टेंट लेटिट्यूड लाइन से, यानी कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, सबसे पहले उसको समझते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद में हम टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे। 15 से 20 मिनट का हम ये वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लाइंस यहां पर डिजाइन की गई है, उसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पृथ्वी के मध्य में एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, और इसको निर्धारित करने का सिर्फ एकमात्र हमारे पास में आधार था। एक आपका नॉर्थ पॉइंट है और एक आपका साउथ पॉइंट है, जिसे हमने उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों ही एक्सिस पॉइंट, यानी कि दोनों ही आपका अक्षांश बिंदु है। ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ पॉइंट, आपका 90 डिग्री साउथ पॉइंट, यानी कि पोल जिसे हम बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। इनके ठीक बीचों बीच एक रेखा हमने सर्कल के फॉर्म में डिजाइन किया, जिसे आप लोग इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को आप लोग विषुवत रेखा हिंदी में कहते हैं, विषुवत रेखा। क्लियर हुआ? अब इस विषुवत रेखा के अगर आप लोग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पर जाते हैं, तो आपको एक लाइन मिलती है, जिस रेखा को आप लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि आपका ये 23.5 डिग्री पर, ये याद रखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड लाइन है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसी को आप लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपकी कर्क रेखा हो जाती है। फिर आप लोग अगर इसी विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 एंगुलर डिस्टेंस पर जाते हैं, क्या कहा मैंने, अगर आप लोग इसके 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड पर पहुंचते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड पर पहुंचते हैं, तो आपको एक सर्कल मिलता है जिसे आप लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसे आप लोग आर्कटिक 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 वृत्त के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? ये तो ऊपर की कुछ महत्वपूर्ण लाइंस हो गई। उसी प्रकार से लेटिट्यूड लाइन इंपोर्टेंस आप लोगों को साउथ हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगी। वही आपको इतने ही डिस्टेंस पर 23.5 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पर जाएंगे, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, जिसे आप लोग बोलेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। और इसके पश्चात अगर इसी 0 डिग्री देशांत जो अक्षांश रेखा है, इसका एंगुलर डिस्टेंस आप 66.5 करेंगे, तो आपको एक रेखा और इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड लाइन मिलेगा, जिसे आप लोग बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि यही आपका 66.5 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पर हो जाएंगे। कहां से? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, जरा इसको आप लोग समझिएगा। ग्लोब के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ये आपका अर्थ का है, ठीक है। जैसे कि यहां तो आपको मैंने झुका हुआ नहीं बनाया है, जैसे कि ग्लोब में आपको पता ही चल रहा है कि यह कुछ अक्ष झुकी हुई है। बात करेंगे इस पर भी कितना झुकी हुई है, कब आपको 23.5 बोलना है, कब आपको 66.5 बोलना है, वो अभी मैं इसके जस्ट बात बताने वाला हूं। अब ये आपका अर्थ है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका नॉर्थ पोल है, यहां पर आपका साउथ पोल है।
तो इसी के बीच में अगर मैं यहां से कोई एक निडल डालता हूं, निडल जैसे इधर निकल कर आ जाती है, और उस पे उसके सहारे अगर ये पृथ्वी क्या कर रही है, आपकी पश्चिम से पूर्व क्या कर रही है, घूर्णन गति, जिसे आप रोटेशन मूवमेंट बोलते हैं। ये रोटेशन मूवमेंट जिस एक्सिस के सहारे हो रहा है उसे बोला जाता है पृथ्वी का अपना ऑन एक्सिस। ठीक है, इसी के सहारे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। इतना क्लियर हुआ। अब इसी पृथ्वी पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस की बात की है, जो कि आपका लेटीट्यूड लाइंस है। इन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और यहां पर समझेंगे ये पृथ्वी का अपना झुकाव है, यानी कि बैंड कितना है, आपकी पृथ्वी अपने ऑन एक्सिस पर कितना झुकी हुई है। जैसे कि एक रेखा मैंने बनाई है यहां पर, ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है, जिसको मैं अलग कलर से यहां पर बतला देता हूं। जैसे कि ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसी के सहारे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। तो इस रेखा को कहा जाता है पृथ्वी का अपना ऑन एक्सिस। क्या कहा जाएगा, ऑन एक्सिस। इसी को ऑन एक्सिस कहा जाएगा, यानी कि पृथ्वी का अपना खुद का अक्ष। अब ये स्वयं का जो अक्ष है, स्वयं का अक्ष है, जिसके सहारे क्या कर रही है, स्वयं का ये क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, जिसके सहारे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। क्या करती है, घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति। क्लियर हुआ। तो गुणन गति कर रही है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं दिन या रात होते हैं। दिन और रात का होना किस गति के कारण होता है, दिन या रात का होना पृथ्वी की गुणन गति के कारण होता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो कितनी डिग्री झुकी हुई है और किस पर झुकी हुई है। तब आपको एक लाइन यहां पर ड्रॉ करना है और इस पॉइंट को यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जो कि आपकी विषुवत रेखा है। तो ये रेखा जो हमने ड्रॉ किया, ये याम्योत्तर होता है, प्रधान याम्योत्तर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, प्रधान याम्योत्तर। क्लियर हुआ। अब इस प्रधान याम्योत्तर से कितना झुकी है, ये खुद का अपना ऑन एक्सिस है। अगर मैं कहूंगा पृथ्वी इस एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, इसका मतलब यहां पर इस पर कितना झुकाव है इसका, तो हमें उस समय ये एंगल की बात करना है। जब कहा जा रहा है कि अर्थ अपने ऑन एक्सिस पर, अर्थ अपने ऑन एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, तो आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, और जो एंगल जो होगा आपका, ये कितना हो जाएगा, यही एंगल हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री एंगल। 23.5 डिग्री एंगल जो हुआ, पृथ्वी अपने ऑन एक्सिस पर कितना झुका हो। तो यहां पर आपको आंसर क्या करना है, तो यहां पर किस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ये, कि पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर कितना झुकी है, कितना झुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। अब अगली बात आपसे यह पूछा जा सकती है कि जब हम लोग एक रेखा यहां पर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये रेखा क्या कहलाती है, इसे कहा जाता है कि प्रधान याम्योत्तर पर समतल। प्रधान याम्योत्तर पर समतल अक्ष हो गया ये। तो यहां पर अगर कहा जाए कि यह प्रधान याम्योत्तर, यानी कि इसे कहा जाएगा प्रधान याम्योत्तर, याम्योत्तर पर समतल। इस पर कितना झुकी हुई है पृथ्वी, तो प्रधान याम्योत्तर के समतल पर कितना झुकाव है, इसका मतलब आपसे यह बात पूछी जा रही है कि ये जो एक्सिस है पृथ्वी का अपना खुद का एक्सिस, इस एक्सिस से कितना झुकी है। प्रश्न क्या हो सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष, अब दो शब्द ही इसमें अंतर कर देगा। अगर आपसे कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष, एक होता है पर और एक होता है से, ये दोनों वर्ड का कितना अंतर होगा देखिएगा। अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तब आंसर क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री। फिर कहा जाए आपसे कि से कितना झुकी हुई है, तो से का आंसर क्या हो जाएगा 66.5 डिग्री। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर आपसे कहा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो इस पर कितना झुकी हुई है, तो आंसर हो जाएगा 23.5। फिर कहा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी है, तो अक्ष ये झुकाव है इसका, तो अक्ष से कितनी झुकी है, तो आप कहेंगे 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। और यही पृथ्वी का जो झुकाव है, इसी वजह से ध्यान रखना, अब मैं महत्वपूर्ण आपको बात जो बताने जा रहा हूं वो क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बात, कि पृथ्वी पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अक्ष पर
झुकाव के कारण, झुकाव के कारण जो दिन और रात की अवधि में, दिन और रात की अवधि में आपको अंतर देखने को मिलता है, इसी वजह से होता है। देखिएगा, दो बात कही यहां पर मैंने, दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, इसी झुके हुए होने के कारण पृथ्वी पे जो विभिन्न स्थान है वहां पर दिन और रात की अवधि में अंतर आ जाता है। दूसरा, पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, गुणन गति कर रही है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। दिन रात का होना अलग प्रश्न हो जाएगा, दिन रात की अवधि में अंतर का होना अलग प्रश्न हो जाएगा। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, पृथ्वी अपने ऑन एक्सिस पर रोटेशन कर रही है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, तब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण। एक बात कर रहा हूं मैं एक्सिस पर बेंड की, और एक बात कर रहा हूं मैं पृथ्वी के रोटेशन की। तो दो बात, दो प्रश्न याद रखिएगा, हमेशा काम आएंगे। अब हम आगे बात करेंगे, ये दिन रात की अवधि में अंतर का होना है, समझ में आ गया सर, और गुणन गति का होना ये भी समझ में आ गया। और इसे आप लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होगी। ये डायग्राम एक देखिएगा आप लोग, यहां पर एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, इसके माध्यम से समझते हैं हम लोग कि आखिर ये दिन रात की अवधि में कैसे चेंजेस आता है, क्यों छोटा बड़ा होता है दिन, वो इस डायग्राम से आपको पूरी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर हम ग्लोब के माध्यम से भी इसको समझेंगे। देखिएगा यहां पर ये आपका अर्थ है, और इधर से सन की लाइट इसके ऊपर गिर रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, पृथ्वी पर सन की लाइट पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि हमेशा पृथ्वी के आधे पार्ट पर सन की रेज गिरेगी और आधे पार्ट पर सन की रेज नहीं गिर पाएगी। ऐसी चीज आपको 24 घंटे के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेती है। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर कोई व्यक्ति यहां पर है, कोई व्यक्ति यहां पर है, तो ये व्यक्ति जो होगा, ये व्यक्ति आपका 12 घंटे तक सन की रेस के सामने होगा। देखिएगा, ये व्यक्ति जो है, ये हमेशा आप देखेंगे यहां पर, तो 12 घंटे तक ये सन की रेस के सामने होगा। और जैसे ही पृथ्वी अपना एक चक्कर जब ये उधर चला जाएगा, तब ये आधे समय सूर्य के प्रकाश से दूर रहेगा। तो ये कहेंगे हम कि ये 12 घंटे की क्या हो जाएगा, 12 घंटे का यहां पर दिन हो जाएगा, और इधर 12 घंटे की क्या हो जाएगी, 12 आवर की यहां पर रात हो जाएगी। इतना क्लियर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विषुवत रेखा में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, क्योंकि सूर्य ठीक इस रेखा को बराबर दो भागों में विभक्त करता है। सूर्य का प्रकाश यही एकमात्र ऐसी रेखा है, विषुवत रेखा, जिसे आप लोग विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, यह ठीक दो बराबर भागों में बढ़ रही है सूर्य के प्रकाश से। इसलिए हमने 24 घंटे को भी दो भाग में बांट दिया, एक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। क्लियर हुआ। अब आगे देखिएगा, अगर हम दूसरी रेखा यहां पर लेते हैं, कोई दूसरी लाइन अगर यहां पर हम लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए मैंने एक रेखा लिया जो कि आपकी कर्क रेखा है। ये मैंने कौन सी रेखा ले लिया, कर्क रेखा ले लिया। अब ये कर्क रेखा की बात कर रहा हूं मैं, जब कर्क रेखा हमने लिया, अब कर्क रेखा में आप समझिएगा कैसे दिन और रात में अंतर दिखता है। यहां पर देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर कर्क रेखा पर खड़ा है, कोई व्यक्ति आपका कर्क रेखा पर है, अब यह व्यक्ति सन के सामने कितने समय तक रहेगा उसको समझते हैं। आप एक मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि यहां से यहां तक अगर ये जाएगा तो ये सन के रेस के सामने होगा, और इस तरफ अगर चला गया तो इस समय कम समय के लिए सन की रेस से बाहर रहेगा। तो ये अवधि आपको अगर देखना चाहे तो ये 70-30 का रेशियो हो गया। इसका मतलब 70% ये सन के सामने है और 30% सन के सामने नहीं है। तो हम कहेंगे यहां पर कि दिन यहां पर कहें, दिन की अवधि यहां पर बड़ी है और रात की जो अवधि हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इतना क्लियर है। तो दिन की अवधि बड़ी कब हुई, जब वह अक्ष किधर झुका हुआ है, सन की तरफ झुका हुआ है। वो हेमिस्फीयर अगर सन की तरफ उसका झुकाव है, इसका मतलब उस पर अवस्थित जितने भी देश है वहां पर दिन की अवधि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ठीक अगर वहां पर बात करें रात की अवधि का, तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, वहां पर छोटी हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगर यही बात हम लोग साउथ हेमिस्फीयर के लिए करें, यही बात अगर साउथ हेमिस्फीयर के लिए की जाए, तो यहां पर आप समझिएगा कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको रातें बड़ी नजर आ रही है, यहां पर रातें क्या हो रही है, बड़ी नजर आ रही है। जबकि इस पार्ट में आप देखेंगे तो सन के सामने कम पार्ट होगा इसका, तो यहां पर दिन क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। अब ये दिन ये रात का छोटा, देखिएगा
जब नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात की हमने, तब हमने कहा कि इसका झुकाव सन की तरफ है तो दिन बड़े, लेकिन इसका झुकाव सन के विपरीत डायरेक्शन में है तो इसलिए यहां पर रात बड़ी हो गई। तो दिन बड़े नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्यों हुए? क्योंकि झुकाव सूर्य की तरफ है। यहां पर रात बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि झुकाव इसका सूर्य की विपरीत दिशा में। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे ना तो पूरा प्रैक्टिकली इस प्रकार से आपकी अर्थ झुकी हुई है, इस टाइप से। अब मैंने कहा कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति जैसे इसको बराबर अगर यहां से आप लोग ऐसे डिवाइड कर दें तो पूरा आप लोग का इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश इतने भागों में पूरा यहां पर आ रहा है। अब यहां से ये विषुवत रेखा में चलना शुरू किया, ये विषुवत रेखा में ये 6 घंटे पूरे हो गए। अब इधर से इसी पॉइंट पे ठीक विपरीत पॉइंट पर आ जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? इस बिंदु पर आ गए हम लोग, इस बिंदु पर आए मतलब 6 घंटे की यहां पर भी ट्रेवलिंग कर लिया, यानी कि लगभग यहां से यहां तक आपने 12 घंटे ट्रेवल किया, जो कि पूरी तरह से आपके 12 घंटे का दिन बताएगा विषुवत रेखा पर, और 12 घंटे की क्या बताएगी? रात आएगी। इसमें कितना क्लियर है? तो यहां पर हमने दिन और रात की अवधि का एक प्रकार से वर्गीकरण कर लिया कि कैसे यहां पर अंतर होता है। कितना क्लियर है? अब ये तो दिन और रात की अवधि में आखिर परिवर्तन क्यों हो रहा है? अगर ये पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, और झुकी हुई नहीं होती सिर्फ ऐसे ही होता, तो सभी जगह दिन और रात की अवधि बराबर होती। क्लियर हुआ? अब हम समझेंगे, ये तो पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन और रात की अवधि में होने वाला टाइम का अंतर हमने देख लिया कि कब रातें बड़ी कब रातें छोटी होती है। अब हम समझेंगे ऋतु चक्र। ऋतु चक्र को समझने के लिए यहां पर देखिएगा, हमें एक बात क्लियर करना होगी कि ऋतु चक्र को समझने के लिए पृथ्वी का हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी, जो कि सूर्य के चारों ओर अर्थ क्या करती है? रिवॉल्यूशन करती है। मैंने बताया आपका यहां पर, जैसे कि आपका ये क्या हो गया? ये सन हो गया। क्या है आपका? ये सन हो गया। क्लियर है? सन के चारों ओर, सन के चारों ओर आपकी अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर अर्थ करती है रिवॉल्यूशन। क्या करती है? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती है। यानी कि क्या करती है? परिभ्रमण करती है, परिक्रमण करती है। क्या करती है? परिक्रमण। परिक्रमण गति को ही रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अर्थ का मूवमेंट जो सन के चारों ओर होता है, रिवॉल्यूशन मोशन कहा जाता है। ठीक है? और इसी मोशन के कारण, यानी कि इसी प्रकार की गति, परिक्रमण गति के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋतु परिवर्तन। ठीक है? ये ऋतु परिवर्तन यानी कि आपका सीजन चेंजेस। ठीक है? ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि यहां पर होगा तब कौन सी ऋतु, यहां पर होगा तब, चार स्थिति के आधार पर इसको हम समझेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग आ जाइएगा इस डायग्राम में, जिससे हम लोग अच्छे से इसको क्लियरिफाई कर पाए। ये अर्थ की मैंने चार पोजीशन बताया, चार पोजीशन में ग्लोब को रखकर दिखाऊंगा, आप लोग को बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहां पर जब भी आप लोग इस प्रकार का डायग्राम देखेंगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी की एक स्थिति तो आपको फिक्स करके चलना पड़ेगा। कोई फिक्स का मतलब आप कहां से शुरू कर रहे हैं, आपको शुरू कहां से करना है वो आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन मैंने कहा मैं अपने आप से कहां से शुरू करूं, जैसे आप कहें वहीं से भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन मैंने भी अपना एक पॉइंट फिक्स किया है, वहां से मैं चलना शुरू करता हूं, या अर्थ को वहां से हम लोग क्या करेंगे? परिक्रमण करवाएंगे, रिवॉल्यूशन करवाएंगे सन के आसपास। ठीक है? यानी कि सन की कक्षा के आसपास, या आप कहे पृथ्वी की अपनी जो कक्षा है जिसके आसपास इलेक्ट्रिकली मोशन करती है, जिसे आप लोग क्या बोलते थे? रिवॉल्यूशन मोशन। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले 21 जून की स्थिति से। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है? 21 जून। 21 जून में आप देखेंगे तो पृथ्वी जो आपका है, ये पृथ्वी का झुकाव है। पृथ्वी का आप लोग यहां पर झुकाव देख पा रहे हैं, ये एक्सिस पर झुकाव है, यानी कि सूर्य की तरफ झुका हुआ है। इतना पता चल रहा है आपको? जब पृथ्वी सूर्य की तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जो सन की किरण आएगी, सन की जो रेज होगी, वह ठीक आपका एक रेखा पर गिरेगी, और उस रेखा का नाम होगा 23.5 डिग्री। क्या कहूंगा मैं? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। यानी कि ये कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसे क्या कहा हमने? सूर्य की लंबवत किरण किस पर गिर रही है आपकी? सूर्य की लंबवत किरण गिर रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की रेस क्या है? लंबवत है। क्लियर हुआ? तो जब 21 जून के समय उत्तरी हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर आपका सन की तरफ झुका हुआ होता है, वैसी स्थिति में सन की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और वह समय होता है आपका 21 जून का।
जब यह स्थिति निर्मित होती है तो इसे एक शब्द का नाम हम कहेंगे, जिसे कहा जाएगा समर सोलिस्टिक। ये यहां पर लिखा हुआ है आपका समर सोलिस्टिक। हिंदी में इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा ग्रीष्म अयनांत। क्या कहा जाएगा? ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत इसको कहा जाएगा। क्लियर हुआ? ये सब जो ये शब्द में लिखूंगा ना, ग्रीष्म अयनांत, जैसे कि आपका हो गया समर सोलिस्टिक, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर विंटर सोलिस्टिक होगा। तो ये जो मैं ऋतुवत परिवर्तन करूंगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर को बेसिस मान के करना है। हमें क्या करना है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमारा इंडिया कहां पर है? नॉर्थ में। तो हम नॉर्थ को ही पॉइंट करके हम लोग ये सारी चीजें लिखते हैं कि ग्रीष्म अयनांत कब होगा? 21 जून को होगा, क्योंकि हमारे जो भारत है आपका वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में होने के साथ साथ कर्क रेखा पर आपका भारत कर्क रेखा से दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, इस वजह से आपके यहाँ पर क्लाइमेट दो तरह के दिखाई देते हैं, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर का झुकाव सन की तरफ होता है तो उस स्थिति में सन की रेस परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। इस स्थिति में आपका जो सीजन होता है उसे कहा जाएगा समर सोलिस्टिक, यानी कि ग्रीष्म अयनांत, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे बड़े दिन होंगे। सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर कब होगा? 21 जून को। देखिए जरा एक बार, देखिएगा यहां पर ये ग्लोब लीजिए और ग्लोब के माध्यम से समझिए। जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर, यहां पर देखिएगा ये रेखा जो सूर्य की प्रकाश को ठीक दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं जैसे कि यहां पर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? यानी कि दिन बड़े और यहां पर रातें छोटी। यहां पर रातें क्या हो जाएगी? रातें तो इतनी बड़ी, दोनों रेखा में से बड़ी रेखा कौन सी हो गई? जो सन के सामने है। इसका मतलब इस कर्क रेखा में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ध्यान रखना क्या कहा मैंने, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा? दिन क्या होंगे? बताइए, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होगी। जबकि साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में सेम ऐसे हम लोग रेखा डिजाइन करते हैं। इधर देखिएगा, थोड़ी लाइन को पतली कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये आपकी विषुवत रेखा हो जाएगी और नीचे आपकी ये मकर रेखा हो जाएगी। अब मकर रेखा पर तो सूर्य की रेस इतना पहुंच नहीं पा रही है, तो वैसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? इस मकर रेखा यानी कि साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर में दिन क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। कैसे पता चल रहा है? ये देखिए, सूर्य का प्रकाश वाली रेखा ये है, ये विभाजित कर रही है सूर्य के प्रकाश को, और यहां से जब इसको विभाजित कर रही है तब आपको समझ में आ रहा है कि ये दिन में तो इतनी सी रेखा है, इतनी रेखा दिन के सामने है, यानी कि सन की लाइट में है। जबकि ये वाली रेखा देखिएगा, ये सन के विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंच रही है। क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? रात बड़ी तो दिन छोटे और रातें क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कहां पर? साउथ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़े, रातें छोटी हो जाएगी। स्थिति कौन सी है? 21 जून की स्थिति, ग्रीष्म अयनांत का समय है। अब आपसे चाहे कैसा भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि 21 जून के समय क्या क्या परिस्थिति हो सकती है, तो पहला जवाब आपका क्या होगा? सन की रेस परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहली चीज। सेकंड, नॉर्थ हेमिस्फीयर का झुकाव किस तरफ होगा? सन की तरफ होगा। साउथ हेमिस्फीयर का झुकाव सन की तरफ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, सन के जस्ट विपरीत डायरेक्शन में होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस स्थिति में जो 21 जून की स्थिति है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सी ऋतु होगी? तो आप कहेंगे समर सोलिस्टिक। ये सोलिस्टिक क्या होता है? सोलिस्टिक का मतलब होता है सन की रेस या तो आपका कर्क रेखा तक जा रही है या मकर रेखा तक जा रही है। जब इधर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपकी मकर रेखा तक जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? विंटर सोलिस्टिक। और जब आपके यहां पर जा रही है, क्योंकि हम अपने भारत को एग्जिस्ट करके ही हम लोग ये सारी बातें करते हैं, तो हमने कहा नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम लोग हैं, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, इसलिए हमारे यहां पर ऋतु कैसी होती है? गर्मी के समय ग्रीष्म ऋतु हम बोलते हैं। तो गर्मी हमारा तेज तापमान होता है, तो उसी को हमने बोल दिया ये हमारे यहां पर समर सोलिस्टिक है, क्योंकि कर्क रेखा तक सूर्य की लंबवत किरण पहुंची है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और इस स्थिति की बात करते हैं। इस स्थिति में आप देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर पूरी तरह से सन के सामने है। ठीक है, अब सन के सामने है, तो यहां पर आप देखिएगा जैसे कि ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, यहां पर आपकी ये कर्क रेखा हो गई, ये आपकी यहां पर मकर रेखा हो गई। अब इस स्थिति में क्या होगा कि सन की जो रेज होगी, सन की जो किरण होगी, वह सन की किरण ठीक किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी? ये आपकी विषुवत रेखा पर। तो यहां पर क्या लिखूंगा कि सन की जो रेस परपेंडिकुलर है, सन की रेस क्या है? जो परपेंडिकुलर है, ये किस पर है? किस पर परपेंडिकुलर है? तो आप कहेंगे ये तो सर इक्वेटर लाइन पर है।
इक्वेटर लाइन पर परपेंडिकुलर है। इक्वेटर लाइन पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होने की वजह से यहां पर आप कहेंगे तो यहां पर इक्विनॉक्स की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे आप विषुव की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव। क्लियर हुआ? इसको क्या बोला जाएगा? विषुव बोला जाएगा। विषुव इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहा जाता है ऐसे। जब आपका इक्वेटोरियल लाइन होती है, इस इक्वेटोरियल लाइन पर जब सन की रेस परपेंडिकुलर होती है तो उस स्थिति को विषुव बोला जाता है। विषुव क्या होता है? अब इसे कहा जाएगा, नॉर्थ में तो होगा आपका ऑटम्न विषुव, इसे क्या कहा जाएगा? ऑटम्न विषुव। और साउथ हेमिस्फीयर में होगा आपका स्प्रिंग विषुव। क्लियर है? यानी कि स्प्रिंग होगा साउथ हेमिस्फीयर में और नॉर्थ में आपका ऑटम होगा। तो ये ऋतुवत चेंज हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर आप बताइएगा, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब सन का प्रकाश यहां पर आपका ज्यादा गिरने लग गया। इसका मतलब यहां से आप देखेंगे तो दिन की अवधि में लगातार क्या हो रहा है? दिन की अवधि में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर यहां तक दिन की अवधि बड़ी होगी, फिर सीधा क्या हो जाएगा? हम क्या कहते हैं, 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया, सबसे बड़ा दिन हो जाता, उसके बाद दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों का यहां पर दिन और रात की अवधि में परिवर्तन के साथ में ऋतु का परिवर्तन हुआ। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमने कहा कौन सा सीजन आ चुका आपका? सीजन आ चुका आपका ऑटम्न सीजन। अब ऑटम्न सीजन के बाद में जब आपका विंटर आएगा, विंटर का मतलब अब आपका कौन सा आ गया यहां पर? जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आ जाएगी आपकी? शरद ऋतु आ जाएगी। शरद ऋतु के बाद में आपकी सीधा आपका ठंडी का समय आ जाएगा। ठंडी के समय के बाद आप देखेंगे तो बसंत आ जाएगा। बसंत के बाद में फिर से आपका ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। ये 4 ऋतुओं का परिवर्तन होगा। अब इस डायग्राम को देखिएगा यहां पर आपका सूर्य का एक्सिस का जो झुकाव है अब सूर्य की विपरीत दिशा में हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका झुकाव अब सूर्य की विपरीत दिशा में, जबकि आपका जो साउथ हेमिस्फीयर है अब उसका झुकाव सन की तरफ हो गया। अब जैसे सन की तरफ हुआ, इसका मतलब अब क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि आपकी मकर रेखा, इस मकर रेखा पर अब सन की रेस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर जैसे कि आपने बनाई ये 3 रेखाएं, एक विषुवत रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो इस पर क्या हो जाएगा? इस पर परपेंडिकुलर होगी सन की लाइट, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर। ठीक है? परपेंडिकुलर किस पर है? अब मकर रेखा पर। स्थिति कौन सी है आपकी? 22 दिसंबर की स्थिति में हमने देखा कि मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरण हो रही है। अब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ये आई लिखा है मैंने, ये एस एच है। ठीक है? एस एच यानी कि झुकाव किस तरफ है इसका? सन की तरफ है। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होने लग जाएगी? दिन की अवधि बढ़ने लग जाएगी और रातों की जो अवधि होगी, रात की अवधि छोटी होने लग जाएगी। जिसको प्रैक्टिकली आप समझे, देखिएगा यहां पर ये दिख रहा है आपको, इधर का डार्कनेस, इधर का लाइट डार्कनेस, यानी कि यहां पर सूर्य का प्रकाश है, इधर सूर्य का प्रकाश नहीं है। इसी रेखा को ले लीजिए, देखिएगा यहां से है केवल, यहां से इतना आपको सनलाइट के अपोजिट में है और ये पूरा पार्ट आपका सनलाइट के हिस्से में है। तो सनलाइट ज्यादा समय गिर रही है, इसका मतलब दिन की अवधि बड़ी। सनलाइट कम पार्ट में गिर रही है, इसका मतलब रात की अवधि छोटी। तो जब आपका सदर्न हेमिस्फीयर बेंट टुवर्ड सन, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि डेज जो होंगे बड़े हो जाएंगे और रातें क्या हो जाएंगी? छोटी। इसका जस्ट अपोजिट देखिए, यहां पर रातें बड़ी थी, दिन छोटा था, और यहां पर दिन बड़े हो गए, रातें छोटी हो गई। अपोजिट बात करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की, दिन बड़े थे, क्यों? सूर्य की तरफ झुकाव। यहां पर रातें छोटी क्यों हो गई? क्योंकि सूर्य की तरफ झुकाव नहीं है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो यहां पर दिन क्या हो जाएंगे? अब दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा था हमने? नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़े रातें छोटी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दिन छोटे रातें बड़ी, क्योंकि अब झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में हो गया। और इसी को कहा जाता है विंटर सोलिस्टिक, यानी कि इसी को कहा जाएगा आपका, विंटर को हिंदी में क्या कहा जाएगा? विंटर को कहा जाएगा, जैसे कि आप लोग वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं यहां पर, तो ये वर्षा ऋतु का समय हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से आपका दक्षिण में पहुंच गया आपका सन। और हमारे यहां पर क्या हुआ है, सॉरी, यहां से आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बाद आपका वर्षा ऋतु आ जाएगा, वर्षा ऋतु के बाद आपका शीत ऋतु आ जाएगा, जिसे आप ठंडी का समय बोलते हैं। तो शीत ऋतु का समय हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सन रेज नहीं पहुंच रही है, कम पहुंच रही है, तो हम लोग बात करते हैं कि ठंडी का समय आ चुका है, सूर्य हमसे काफी दूर चला गया है। ठीक है? तो यहां पर आपकी रातें बड़ी हो जाएगी, दिन छोटे हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ठंडी का समय प्रारंभ हो चुका है। तो इसी को कहा जाएगा विंटर सोलिस्टिक।
ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अर्थ आपका और मूव करके पहुंचती है, आपका बाई 21 मार्च के आसपास पहुंच जाती है, तो वैसे स्थिति में फिर से वही पोजीशन आपको दिखेगी, वही पोजीशन जिस पर सूर्य की लंबवत किरण इक्वेटर लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सिंबल किसका, आपका ठीक लंबवत होगी उस पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर है पूरी तरह से आपका सूर्य के प्रकाश में आ जाएगा। लेकिन ये नॉर्थ, ये वाला पोजीशन देखिएगा, आप लोग इसको ऐसे समझ लेंगे, जैसे झुकाव इस प्रकार से, ये आपकी यहां पर प्रकाश किरण है। अब भारत देखिएगा, आपका भारत यहां पर है। अब आप सोच रहे सर यहां पर रेस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तो आप एक मिनट के लिए ऐसा देखिएगा, अगर सन की रेज यहां से गिर रही है आपकी, अब मुझे बताइए सन की रेज यहां से गिरेगी क्या? सन कभी पृथ्वी के यहां पर होगा क्या? ये कौन सी पोजीशन, प्रैक्टिकली करके सोचना है आप लोगों को। जब अर्थ आपका यहां पर है, तो सन कहां पर होगा बताइए? नीचे होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अर्थ कैसे घूम रही है आपकी, जैसे ये अर्थ है, ये सन है, इस टाइप से घूम रही है अर्थ आपकी, ना कि सन के ऐसे घूम रही है। ये भी समझना आप लोगों को कैसे घूम रही है। ये दो पोजीशन तो क्लियर हो जाती है, समस्या आती है इन दोनों पोजीशन में, कि अगर यहां पहुंच गया सन की यहां पहुंच गया, सन ना तो यहां पहुंचा है ना यहां पहुंचा है। आप यहां देखिएगा, ये सन हो गया, सन हो गया, पहली स्थिति ये थी आपकी, दूसरी स्थिति ये रहेगी, तीसरी स्थिति इधर आ जाएगा, और चौथी स्थिति ये रहेगी। अब ये बताइए यहां पर सन की लाइट कब पहुंच रही होगी? जब ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे, जब हमारा सन यहां पर है, सन यहां पर है आपका, तो ऐसी स्थिति में आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन की लाइट नहीं पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन हमारी अर्थ, हमने जो डायग्राम बनाया वो इस हिसाब से आपका, तो 21 जून है ये, 21 जून में आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहुंचेगी लाइट, पूरे पे पहुंचेगी, आपका 6 महीने तक दिन होगा। इस स्थिति में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पहुंच रही है। देखिएगा यहां पर ये है आपका, इस पार्ट पे पहुंचेगी आपका, इस टाइप से आप पृथ्वी को ठीक बराबर दो भागों में आधा कर दीजिए, यहां पर सन की रेस पहुंचेगी। ठीक है, फिर अगर मैं यहां की बात करूं तो बताइए, अब नहीं पहुंचेगी, अब अंधेरा शुरू हो गया। 6 महीने तक उजाले में था ऐसे, जून से शुरू हुआ था और कहां पर खत्म हुआ, 22 दिसंबर तक। अब यहां से हम लोग, यहां से चलना है तो अंधेरे में, अब ये वाला पार्ट लाइटनिंग में आ गया, यानी कि सूर्य के प्रकाश में यहां से प्रकाश आना शुरू हो गया। अब इनकी किस्मत खुल गई है, कब से खुली है? 22 दिसंबर से। अब यहां से खुलेगी तो कब तक रहेगा ये? यहां पर भी सन की रेस पहुंचेगी, यहां तक भी सन, जैसे ही वहां पहुंचेगा आपका, फिर से यहां पर सन की रेस गायब। अब इन दोनों पोजीशन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये से क्या आपका अर्थ है, अब हम लोग सीधा यहां पर रखते हैं, जैसे कि मैं सन हूं और ये आपकी पृथ्वी है। अब मैं कितने पार्ट को, या तो आप देख लीजिए या मैं देख लेता हूं। आप देख रहे हैं तो ये पोजीशन, मैं देख रहा हूं तो ये पोजीशन, ऐसे समझना। ठीक है, आप लोग के सामने ये वीडियो में जैसे दिख रहा है, आप लोग अगर इस अर्थ को देख पा रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं, आप लोग बात करिएगा, तो मैं आपकी बात रखता हूं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं 21 मार्च का, आपके संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। ठीक है, ये आपकी कौन सी स्थिति है, 21 मार्च की। अब 21 मार्च पर मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, और या फिर आप लोग इसको देख रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे घुमा देता हूं। अब ये आपकी स्थिति मेरी स्थिति एक जैसी हो गई। या फिर मैं आपको क्लियरली ये समझाना चाहूं तो ज्यादा प्रैक्टिकली समझा पाऊंगा। 23 सितंबर को लेते हैं, अब मैं देख रहा हूं उसको, आप नहीं देख रहे। ठीक है, अब मैं इसको विजिबल कर पा रहा हूं, तो जैसे कि मैंने इंडिया को देखा, अभी इंडिया, जैसे कि यहां पर मेरे सामने इंडिया नहीं है क्योंकि इंडिया यहां पर है। अब जैसे ही पृथ्वी अपनी स्थिति बदलेगी तो मुझे इंडिया दिखना शुरू हो जाएगा। और पहले ये पूरा इस प्रकार से अगर सर्कल को ऐसे काट दिया जाए, पूरे सर्कल को इस प्रकार से काट दिया जाए, तो हम कहेंगे कि इस समय आपकी दिन की अवधि जो होगी, दिन की अवधि यहां पर क्या होगी, भारत के सामने आप देखेंगे तो दिन की अवधि रात की अवधि में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। इस समय आपको दिन और रात की अवधि में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी हम कहें तो भारत, जब भारत होगा यहां पर, तो वैसी स्थिति में दिन की अवधि में कमी आएगी, रात की अवधि में वृद्धि होगी। और ये कब तक होगा, रात की अवधि फिर यहां से आपकी कम होना शुरू हो जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और जैसे ही आप लोग यहां पर आप देखेंगे तो अर्थ जैसे आप मूव करेगी, सूर्य के विपरीत दिशा में चली जाएगी। जैसे कि मैं सन की बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, इसका मतलब सन हूं। अब सन है यहां से, तो विषुवत रेखा तो आपको वही 12 घंटे तक दिखेगी, और फिर ये 12 घंटे भी अपोजिट साइड में आपको यहां पर ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, इस स्थिति में भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम, और यहां पर भी सेम। तो ये स्थिति आपको ऐसे देखना है। कभी भी ये प्रैक्टिकल ये बस कर लेना कि सन इसके नीचे है, कभी नहीं होता ऐसा, ना सन आपका यहां कभी होता है। हमेशा इस प्रकार से अर्थ रोटेट कर रही है सन के, ठीक है, ना कि ऐसे कर रही है। ऐसे कर दिया तो हो गया मामला फिर खत्म।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो आपका आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, इसके पार अगर सन की रेस पहुंची तो ठीक 6 मंथ के ड्यूरेशन में पहुंचती है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा, सर कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें? एक पॉइंट और समझना है इसमें, फिर मैं आपको क्वेश्चन की बात करूंगा कैसे प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। यहां पर देखिएगा, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, इस समय आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर जो था ये नॉर्थ पोल, देखिएगा ये पॉइंट देखिए, सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सब जगह इसी पॉइंट पर आप फोकस होकर देखिएगा। मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहूंगा, ये पॉइंट आपका सन के सामने नहीं है, ये पॉइंट यहां से सन के सामने आना स्टार्ट कर दिया, यहां पर भी सन के सामने है, और यहां से सन के ठीक विपरीत चला गया। इसका मतलब ये हुआ होगा कि इस दौरान, जब यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस उत्तरी हेमिस्फीयर में सन का प्रकाश रहा है, यानी कि आपका नॉर्थ पोल तक सन की लाइट पहुंची है, तो हम कहेंगे इससे उत्तरायण हुआ। क्या हुआ? नॉर्थ वर्ड हुआ, क्योंकि इस पोल तक अगर प्रकाश पहुंच गया, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सनलाइट पहुंची है, तो इस साइकिल को बोला जाए, ये जो हाफ साइकिल आपका, इसे बोला जाता है आपका नॉर्थ वर्ड। क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वर्ड, यानी कि उत्तरायण। फिर आप देखिएगा, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट देखिएगा, सन के सामने आ गया, यहां पर था क्या सन के सामने? नहीं था, यहां पर सन के सामने है, अब यहां से सन के सामने गायब हो चुका है। इसका मतलब यहां से दिखना शुरू हुआ होगा, और कब तक दिखा है? यहां तक, यहां के बाद में गायब हो गया, क्योंकि अर्थ की जब ये पोजीशन रही होगी तब तो सन के लाइट में होगा। जैसे पोजीशन यहां हुई उसकी, जैसे पोजीशन आपने देखा कि इसकी पोजीशन, चलिए, जैसे इसकी पोजीशन यहां से यहां पर आई तो वो गायब हो गया। कौन सा? आपका साउथ पोल, सन की रेस से अलग हो गया। तो हमने कहा जब यहां से यहां तक की हम बात कर रहे हैं, तो साउथ पोल तक सूर्य का प्रकाश पहुंचा था, इसका मतलब सूर्य का क्या हुआ है? साउथ वर्ड हुआ है, यानी कि दक्षिणायन हुआ है। तो इसी को हम कहेंगे, इस अवधि के दौरान जो सन का रेज आपका साउथ पोल तक पहुंच रहा है, तो इसे हम कहेंगे साउथ, साउथ वर्ड। ठीक है, या इसी को कहा जाएगा दक्षिणायन। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला सबसे बेसिक प्रश्न बनता है कि 21 जून को सूर्य की किरण किस पे लंबवत होती है? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण किस पर होती है? सॉरी, हाँ, यहां पर कर्क रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरण किस पे लंबवत होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर आपसे कहा जाएगा विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरण कब कब होगी? तो आपका हो जाएगा 21 मार्च, एक आपका 23 सितंबर। कितना क्लियर हुआ? समर सोलिस्टिक कब होता है? 21 जून को। विंटर सोलिस्टिक कब होता है? 22 दिसंबर को। फिर आपसे पूछा जाए विषुव की स्थिति क्या है? विषुव का मतलब होता है सन की रेज इक्वेटोरियल लाइन पर परपेंडिकुलर होना, इसका मीनिंग ही होता है विषुव, या इसी को बोला जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोलिए या विषुव बोलिए, यह भी आपका विषुव की स्थिति है और यह भी विषुव की स्थिति है। ठीक है, पर इसको सीजन में चेंज करें, ये स्प्रिंग विषुव की बात करें तो स्प्रिंग विषुव नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और नीचे हो जाएगा आपका ऑटम में विषुव। फिर यहां पर आपका नॉर्थ में हो जाएगा ऑटम, साउथ में स्प्रिंग हो जाएगा। ये दोनों अपने आप में अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। और यहां पर जब मैंने ग्रीष्म महीनांत कहा ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए कहा, साउथ हेमिस्फीयर में आपका विंटर सोलिस्टिक है, यहां पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका कौन सा है? तो आपसे क्वेश्चन जो किया जाता ना, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के बेसिस पर किया जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम लोग हैं, इसीलिए इस बेसिस पर लिखा मैंने ग्रीष्म महीनांत, और इस स्थिति में लिखा मैंने कौन सा? आपका हो जाएगा विंटर सोलिस्टिक। क्लियर हुआ? दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि दक्षिणायन कब से कब तक होता है? तो दक्षिणायन आपका 22 दिसंबर से, देखना से मतलब वहां से चलना शुरू किया, तो 22 दिसंबर से आपका कहां तक? 21 जून तक दक्षिणायन होगा। फिर आपका 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक क्या होगा? उत्तरायण होगा। तो ये दोनों चीज आप समझ लेना, यही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। पृथ्वी की ये 4 विभिन्न स्थिति है, जिन स्थितियों में विभिन्न प्रकार के सीजन आपको देखने को मिलते हैं। कब आपका पृथ्वी का झुकाव किस ओर होगा, इसी बेसिस पर यहां पर पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पूरी तरह से यह निर्भर है आपका पृथ्वी की अपनी रोटेशन मूवमेंट के आधार पर, कि 4 स्थितियां होती है सूर्य के सामने। स्थितियां तो अनंत है,
अनंत मतलब अनंत पॉइंट बनकर एक सर्कल बना है, तो ऐसी स्थितियां तो अनंत है, लेकिन 4 पोजीशन के बेसिस पर हम लोग ये पता कर पाते हैं कि इस समय दिन सबसे बड़ा इसी कंडीशन में होगा। इसके पहले की बात करें तो दिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, अब दिन की अवधि क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और यहां तक पहुंचते पहुंचते दिन क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। यानी कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, और इस समय दोनों में बैलेंस बना रहता है। ये रात की अवधि सबसे छोटी कब होगी, तो हम कहेंगे रात की अवधि सबसे छोटी आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर में कब होगी, 22 जून 21 जून को। दिन सबसे बड़ा तो रात सबसे छोटी, और यहां पर रातें सबसे बड़ी कब, 22 दिसंबर को, दिन सबसे छोटा। तो आई होप कि आप लोग दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, दिन रात क्यों होते, ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, कब कब पृथ्वी की 4 स्थितियां बदलती है, उस समय कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं, उन सभी को आपने विस्तार से समझा। आई होप कि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप लोगों को चैनल पर बने रहना है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ज्योग्राफी से संबंधित समझना चाहते हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग वो पिन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक भी समझना है, तो जरूर उसके लिए अगला वीडियो उसी पर आधारित होगा। अगर आपका कमेंट किसी पर आधारित होगा कि ये वाला बिंदु समझा दीजिए सर, तो बिल्कुल उसके लिए क्लास लेकर आई जाएगी। अदरवाइज जो मुझे लगता है वो चीजें मैं आप लोगों के लिए डिलीवर करता रहूंगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।